हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, तो यूनिट 7 हिंदी कहानी में हमारी कुल 21 कहानियाँ थीं, तो उनमें से हमने 20 कहानियों का मूल पाठ का और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन कर लिया है। आज की हमारी अंतिम कहानी है, वो है अमृतसर आ गया। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अमृतसर आ गया कहानी की, जो भीष्म साहनी जी की है, इसका प्रकाशन वर्ष सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये 1973 की कहानी है। हिंदी जो हमारी यूनिट 7 में कहानी लगी हुई है, तो उनमें सबसे अंतिम कहानी हमारी अमृतसर आ गया है, वो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। अगर हम भीष्म साहनी जी के बारे में बात करें, तो भीष्म साहनी जी के बारे में इन्होंने ज़्यादातर ये रावलपिंडी पंजाब से संबंध रखते थे। अगर भीष्म साहनी जी के साहित्य की बात करें, तो इनके साहित्य में ज़्यादातर हमें जो देश का विभाजन हुआ था, देश के विभाजन के समय जो देश की स्थिति थी और जो घटनाएं थी, वो ही हमें देखने को मिलेंगी। चाहे हम इनकी कहानियाँ देखें, उपन्यास देखें। अगर हम उपन्यास की बात करें, तो उनका एक सांप्रदायिक जो विभीषिका थी, उसके ऊपर महाकाव्य माना जाता है तमस उपन्यास। तो उसमें भी हम देखेंगे, और वह उसी की एक हल्की रेखा हमें जो अमृतसर आ गया कहानी है हमारी, उसमें देखने को मिलेगी। तो नामवर सिंह जी कहते हैं भीष्म साहनी जी के बारे में कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियाँ हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक है दोस्तों, तो नामवर सिंह का ये कोटेशन है भीष्म साहनी जी के बारे में। तो उन्होंने किससे तुलना की है? तो प्रेमचंद से की है। यानी सादगी और सहजता जो उनकी कहानी का मेन जो उद्देश्य है, वो भीष्म साहनी जी का है, वो प्रेमचंद के ही जैसा है। अब नेक्स्ट हम भीष्म साहनी जी की कहानी संग्रह की बात करें। दोस्तों, मैं वही बिंदु लेता हूँ जिससे हमारे क्वेश्चन बन सके, यानी जो हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो इनके कहानी संग्रह देखिए। पहला है भाग्य रेखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। फिर है हमारा पहला पार्ट, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957। भटकती राख 1966। पटरियाँ 1973। बाढ़ 1978। शोभा यात्रा 1981। निशाचर 1983। पाली 1988। डायन 1998। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से इनके कहानी संग्रह हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कहानी पर। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी अमृतसर आ गया। दोस्तों, अगर हम अपनी कहानी अमृतसर आ गया कहानी पर बात करें, तो ये कहानी जो हमारी है, इस कहानी का संग्रह किया गया है, वो पटरियाँ कहानी संग्रह है, उसी में किया गया है। तो 1966 में पटरियाँ कहानी संग्रह है हमारा, उनका निकला था, उसी में इस कहानी का संग्रह किया गया है। और इस कहानी संग्रह में 14 कहानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप, इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? तो 14 कहानियाँ हैं। उन 14 कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं। पहला है पटरियाँ, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोरा। ठीक है दोस्तों, तो ये शीर्षक आप जरूर एक बार माइंड में ध्यान रखना कि इस कहानी संग्रह में कौन कौन से हैं। तो इनमें 14 कहानियों का संकलन हुआ है पटरियाँ कहानी संग्रह में, और इसमें कुल 14 कहानियों का संग्रह किया गया है। अब हम फिर आते हैं अपनी कहानी पर। तो दूसरा बिंदु हमारी कहानी के माध्यम से कि मैं शैली में लिखित कहानी। अगर आप इस कहानी को देखोगे, तो इसमें कथावाचक स्वयं है, तो ये मैं शैली में लिखी गई है। यह कहानी भारत के विभाजन के दौरान सेट की गई है, और इसमें पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा करने वाले शरणार्थियों के भयावह अनुभव का वर्णन है। यानी दोस्तों, अगर कहानी हमने जो पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि कहानी में जो विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान से की जो और हिंदुस्तान जो भारत है, इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं, यानी जैसे हमारा अमृतसर है, पंजाब है, लाहौर है, तो इन राज्यों में क्या हुआ कि जो नज़दीकी शहर थे, इनमें ज़्यादा दिक्कत आई थी कि लोग इधर से उधर जाएंगे या उधर से इधर आएंगे, क्योंकि विभाजन इन्हीं को ज़्यादा ही झेलना पड़ा था। उसी में जो पाकिस्तान से ट्रेन आती थी जो भारत की ओर अमृतसर की ओर, तो उसी में जो ट्रेन में जो यात्री आ रहे थे, जो शरणार्थी आ रहे थे, उसी को इसमें दिखाया गया है।
इस कहानी में जमीन के बंटवारे से लोगों के दिलों पर पड़े कड़वे असर को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, तो यह कहानी बताती है कि जमीन से उखड़ने के बाद लोगों की सांसों में बसे सूत्रों को निस्तेज नहीं किया जा सकता। इस कहानी को 2011 में थिएटर निर्देशक विनोद कुमार ने इस हिंदी मंची नाटक में रूपांतरित किया था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान रखना कि 2011 में थिएटर निर्देशक विनोद कुमार ने इस कहानी को हिंदी नाटक मंची में किया था। ठीक है दोस्तों, इसका मेंशन किया था। नेक्स्ट हमारे के स्टेशन, दोस्तों ये वो स्टेशन है जो कहानी में जब वो रेल चलती है तो वो कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है और आती है। पहला स्टेशन आता है झेलम, फिर आता है वजीराबाद। वजीराबाद का स्टेशन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक हलवाई है, उसकी पत्नी है और बच्ची है जो गाड़ी में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन जो 3 पठान थे उन्होंने एकदम से लात मारी और उसकी पत्नी की लात जा लगी। तब तक गाड़ी भी चलने लगी तो उसका सामान छूट जा रहा था तो वो उतर गया था, जिससे बाबू गुस्सा हो गया था। फिर हरबंसपुरा स्टेशन आता है, फिर अमृतसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अमृतसर में ही वो पठान तीनों दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। अगर हम पात्रों की बात करें तो इस कहानी में मुख्य रूप से पात्र हैं कथानायक, जो नए शैली में लिखी गई है तो कथावाचक ही होगा। जो कथावाचक ने अपने बारे में दिया है कि दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए वह आ रहा था। ठीक है दोस्तों, एक बाबू है जो पेशावर का रहने वाला लगता है। सरदार जी हैं, एक सरदार जी थे जो लाम के किस्से और बर्मा की लड़ाइयों में भाग ले चुके थे और वो लाम के किस्से सुना रहे थे गाड़ी में ही बैठे बैठे। फिर 3 पठान हैं, ये भी पाकिस्तान से भारत अमृतसर की ओर आ रहे थे। ये व्यापारी हैं तीनों पठान। यही तीनों पठान बाबू से वो मजाक कर रहे थे और उसे चिढ़ा रहे थे। एक बुढ़िया है जो अपने माला जप रही है वहीं बैठे बैठे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इसमें मैं बताता चलूंगा आपको कि उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार-बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। यानी दोस्तों इस कोटेशन को आप जरूर ध्यान रखना। ये कोटेशन ये बताती है हमें कि जब विभाजन हुआ था तो लोगों के मन में ये संदेह था कि अगर विभाजन हो रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन रहे हैं, तो जो नेता हैं यानी जो पाकिस्तान की मांग करने वाले जिन्ना हैं वो बम्बई में रहेंगे और लोग जो मुस्लिम हैं वो सारे पाकिस्तान में जाएंगे या यहीं पे रहेंगे। तो लोगों के मध्य ये मतभेद बना रहा था। नेक्स्ट देखो कोटेशन हमारी, कि कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम ये आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छिटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था, और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। दोस्तों ये कोटेशन है कि वही मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच ये द्वंद्व था कि वो करें तो करें क्या। जो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पे आएं या नहीं आएं अपनी सारी संपत्ति छोड़कर, और जो हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय था वो भी इस द्वंद्व में था कि वहाँ पे जाया जाए कि ना जाया जाए, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि जगह जगह दंगे हो रहे थे, उनसे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। नेक्स्ट है, तो जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वो अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है, और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है।
बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। यानी जो वजीराबाद स्टेशन पर एक हलवाई और जो उसकी पत्नी और जो उसकी बेटी थी, तो वो चढ़ रहे थे, तो उन्हें उतार दिया था, तो वो बुढ़िया है, उसी के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है कि शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने पास आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यह क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी बीभत्स मुद्राओं को देखकर लगता लाश डिब्बा लाशों से भरा है। तो दोस्तों ये इस कहानी से जुड़े हुए जो भी तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको सभी समझ आए होंगे। एक बार आप इस कहानी का मूल पाठ भी अध्ययन कर लें तो और अच्छा समझ आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।